तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल बेटा जो हम लोगों का है दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो, जैसे मैंने आपको कहा था माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड बाय डबल यूनिट मेम्ब्रेन, तो क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो बाउंडेड बाय डबल यूनिट मेम्ब्रेन। पहले मैं आपको सिर्फ ये सिमिलैरिटी बता रही हूँ क्लोरोप्लास्ट के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, बाद में मैं आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बताऊंगी। तो क्लोरोप्लास्ट में डबल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। Second similarities with the mitochondria, that is they are also semi-autonomous cell organelle। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था बेटा कि सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल का क्या मीनिंग होता है। सेमी मीन्स हाफ, ऑटोनोमस का मतलब होता है द थिंग विच कैन डू देयर ओन फंक्शन। कोई भी चीज जो अपना फंक्शन खुद करते हैं उनके लिए वर्ड यूज होता है ऑटोनोमस। यहाँ पे ये लोग ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द फंक्शन खुद ही करते हैं। क्यों खुद करते हैं? क्योंकि इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम यानी प्रोटीन मशीनरी होती है। तो इन सेल ऑर्गेनल्स के लिए जिस एंजाइम की जरूरत होती है वो सारे एंजाइम इनके अंदर ही बनते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ए सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। थर्ड थिंग, इसके अंदर ओन सर्कुलर डीएनए होता है एंड हैव 70s राइबोसोम्स। इनके अंदर 70s राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में ये ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी है। बस डिफरेंस कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट जो है वो केमिकल एनर्जी को ब्रेक करके एटीपी दे रहा है, यानी कि फूड को ब्रेक करके और एनर्जी देता है, यानी रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस, यानी दोनों ऑपोजिट रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे अपोजिट रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैं सिंपली ये रिएक्शन बताती हूँ। जैसे हम कह देते हैं मैं एक रिएक्शन देती हूँ CO2 प्लस H2O गिव C6H12O6 प्लस 6O2। यहाँ पे 6 मैं ये 6 डाल देती हूँ बैलेंस करने के लिए इक्वेशन। अगर मैं और एक्यूरेट करूंगी तो इधर मैं 12 लिखूंगी और वहां पे 6H2O, लेकिन अभी मैं एक सिंपल बेसिक दे रही हूँ। जब ये रिएक्शन चल रही है तो ये रिएक्शन चल रही है बेटा किसमें? क्लोरोप्लास्ट। ओके, ये रिएक्शन कहाँ चल रही है? क्लोरोप्लास्ट में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी। और अगर ये रिएक्शन मैं लिखती हूँ सेम रिएक्शन C6H12O6 प्लस 6O2 gives 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 36 ATP, तो ये चल रहा है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये किधर हो रहे हैं बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये रिएक्शन चलती है तो रिएक्शन तो वही है, सेम है, इसकी बस ये इस डायरेक्शन में चल गई बेटा, ये वाली इस डायरेक्शन में आ गई। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब चलती है तो दिस इज द जो केमिकल एनर्जी बॉन्ड के फॉर्म में था वो एटीपी एनर्जी करेंसी के फॉर्म में रिलीज होती है। तो एक्चुअली बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर कि एक एनर्जी को बाइंड कर रहा है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, वो ये कर रही है बेटा, और माइटोकॉन्ड्रिया उस केमिकल एनर्जी को वापस से एटीपी के फॉर्म में हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे पढ़ना है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट अगर अपन लेते हैं तो सबसे फर्स्ट हम लोग लेंगे बेटा कि क्लोरोप्लास्ट को अगर हम देखें कि सबसे पहले किसने डिस्कस किया। ये अब जो चीजें मैं बता रही हूँ बेटा वो मैं नीट के पर्पज से बता रही हूँ, तो ये सब चीजें आपको किस में लिखनी है? बॉक्स में लिखनी है। तो सबसे फर्स्ट इट वाज डिस्कस्ड बाय एंटन वॉन, डाउन कर ले। हाँ बेटा, हाँ, लीवेनहॉक। एंटन वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस किया था, बट इसकी जो टर्म क्लोरोप्लास्ट है दैट वाज कॉइन्ड बाय
शिम्पर, SCHIMPER, शिम्पर। इसको बेटा आप लिख लीजिए कि इट वाज डिस्कस्ड बाय द एंटन वॉन लीवेनहॉक। याद है एंटन वॉन लीवेनहॉक ने सबसे फर्स्ट लिविंग सेल भी आइडेंटिफाई किया था। डेड सेल को सबसे फर्स्ट रॉबर्ट हुक ने देखा था और लिविंग सेल को एंटन वॉन लीवेनहॉक ने देखा था, और उन्होंने ही डिस्कस किया कि कोई ऐसा कंपोनेंट है, और उसको नेम दिया किसने बेटा? शिम्पर ने, SCHIMPER, शिम्पर। ओके, नाउ वी कम ऑन टू दैट कि क्लोरोप्लास्ट का अमाउंट जो होता है पर सेल, एक सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट कितने प्रेजेंट हो सकते हैं, तो इनका नंबर वेरी करता है फ्रॉम 1 to 500। एक भी हो सकता है एक सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, यानी देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 to 500 अलग अलग सेल्स में। तो हम देखें कि एक क्लोरोप्लास्ट कौन सी सेल में, तो 1 क्लोरोप्लास्ट और सेल। एग्जाम्पल आता है बेटा क्लेमाइडोमोनास। ये क्वेश्चन नीट का है कि कौन सी सेल है जिसमें ओनली सिंगल क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। तो क्लेमाइडोमोनास इज हैविंग ओनली सिंगल क्लोरोप्लास्ट पर सेल। इवन हम सिंपली ये कहें कि क्लोरोप्लास्ट के अलावा और कौन सी सेल है जो 1 सेल पर सिंपली कहें कि एक सेल के अंदर एक ही प्रेजेंट होता है, तो हम कह सकते हैं कि यूलोथ्रिक्स। तो नेक्स्ट आता है बेटा यूलोथ्रिक्स। क्लेमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स बोथ आर द एल्गी, दोनों ही एल्गी हैं, एक क्लोरोप्लास्ट पर सेल। उसके बाद में आते हैं कुछ होते हैं दैट इज 1 to 16 क्लोरोप्लास्ट पर सेल। इसका एग्जाम्पल आता है बेटा स्पाइरोगायरा। Spirogyra is also a algae which is filamentous in shape. फिलामेंट की तरह लंबी रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा स्पाइरोगायरा का। उसके बाद आते हैं दैट इज 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल, कि 20 से लेके 40 क्लोरोप्लास्ट एक सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो वो एग्जाम्पल आता है उसमें ऑल हायर प्लेट्स, यानी अगर हम एंजियोस्पर्म की या जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं, जब भी मैं वर्ड यूज करती हूँ बेटा हायर प्लेट्स, तो आपको सिंपली याद रखना है हायर प्लेट्स मतलब जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म्स बिलोंग्स टू हायर प्लेट। तो उनके अंदर एक सेल पर सेल, हर सेल में 20 से लेके 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम कहें कि अराउंड 500 क्लोरोप्लास्ट पर सेल, एक सेल में 500 क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो दैट इज द चारा। बेटा ये चारा जो है ना ये जबरदस्त एल्गी है, इसके बहुत जगह नाम आता है बायो में। 11th में भी आपने पढ़ा था चारा, अभी 12th क्लास में आओगे तब भी आप पढ़ोगे चारा, यहाँ पे भी चारा, हर जगह चारा ही चारा, खाते रहो। तो बेटा चारा एक्चुअली चारा वो नहीं है जो गाय भैंस खाती है जिसको हम कहते हैं कि फॉडर इज अ चारा। चारा इज द नेम ऑफ द एल्गी। तो ये एल्गी जो होती है वो डीप इन द ओशन प्रेजेंट होती है। तो लाइट को ट्रैप करने के लिए दे हैव मोर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल, ज्यादा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनकी पर सेल में प्रेजेंट होती है। तो ये तो होगा बेटा नंबर ऑफ सेल्स, सॉरी नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन पर सेल। लिख लिया बेटा? कि इन क्लोरोप्लास्ट का शेप क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट आर नॉट ऑल द क्लोरोप्लास्ट आर ऑफ सिमिलर शेप, इनके डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं। तो द शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, बट अगर हम लोग शेप लेते हैं तो द शेप कैन बी, द शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कैन बी कप शेप, या फिर सिंपली हम कहें हॉर्स
शू शेप, हॉर्स शू शेप। हॉर्स शू शेप मतलब हॉर्स का जो जूता होता है उस शेप का। हॉर्स का जूता कैसे शेप का होता है बेटा, हम उसको इस तरह की शेप, हॉर्स की जूते, है ना। और कप की शेप भी ऑलमोस्ट ऐसी होती है। तो हम ये देखेंगे कि किस में प्रेजेंट है। तो एक्चुअली हॉर्स शू शेप जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है, ये मैंने कौन सा वाला डायग्राम बनाया अगर आप लोगों को याद हो तो, अपन ने एल्गी में बनाया था बेटा। दिस इज क्लेमाइडोमोनास। ये डायग्राम याद रख लो बच्चे। तो क्लेमाइडोमोनास जो होता है उसमें हॉर्स शू शेप या कहो कि कप शेप क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है बेटा गर्डल शेप। गर्डल शेप, गर्डल किसको कहा जाता है, गर्डल बेटा हसली को कहा जाता है। अब कई लोगों को तो हसली भी नहीं पता होगा कि हसली क्या होती है। पहले जमाने में गले में पहनने की एक माला होती थी जो बिल्कुल यहाँ पे अटैच रहती थी। अपनी मम्मी से नहीं तो दादी से पूछना कि माँ, दादी को अगर दादी बोलते तो दादी, नहीं तो माँ बोलते तो माँ, कि माँ हसली कैसी होती है, तो वो बताएंगी कि ऐसे गले से अटैच रहती थी। तो मैं जो अब स्ट्रक्चर बनाऊंगी वो गर्डल शेप बनाऊंगी बेटा। वो होती है इस तरह का जो शेप आएगा, दिस इज कॉल्ड एज गर्डल शेप। समझ गया बेटा, ये यू शेप रहेगा जिसको अपन सी शेप भी कह देते हैं या सिंपली गर्डल शेप कह देते हैं। ये एग्जांपल आता है बेटा किसके अंदर, यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स जो है वो भी एक यूनिसेलुलर एल्गी है। उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है वो गर्डल शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है दैट इज रिबन शेप। ये क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चे, इसलिए मैं करवा रही हूँ। रिबन शेप, रिबन शेप जो होती है वो